हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। और एक्चुअली ये हमारा जो पार्लियामेंट वाला सीरीज़ है ये हम ट्राई करेंगे कि आपका 2 वीडियो में ही सब कुछ ख़त्म करा दिया जाए, बट लेट्स सी कितने वीडियोस में कवर होता है। और जो भी इसमें फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो इसे आप लिखना प्रेफर करेंगे। बाकी बाद में आपको ये PDF शेयर कर दी जाएगी यहाँ पे जो भी आपको नोट्स लिखवाए जा रहे हैं, जो भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है ये क्या क्या चीज़ें कंपोज रहती हैं, मतलब हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें इन टोटल कंपोज रहते हैं, तो हम उसमें देखते हैं। ये हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें इंक्लूड होता है हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। अगर किसी भी बोल सकते हैं किन्हीं को भी अगर लोकसभा का मेंबर बनना है किसी भी सिटीजन को, तो उसको एटलीस्ट 25 ईयर्स होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए एंड प्रेसिडेंट के लिए एटलीस्ट 35 ईयर्स। ये तीनों जो हमारे जो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये तीनों ही जो है ये कॉम्पोजिशन है हमारे पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट जो है ना ही लोकसभा के हैं ना ही राज्यसभा के हैं, हम मतलब ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं। इंडिया में हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम यहाँ पे देखें हमारा जो पार्लियामेंट है वो कब फाउंड हुआ था, 1950। 1950 में हमारा जो पार्लियामेंट है वो फाउंड हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950 आर पार्लियामेंट वॉज फाउंड। यहाँ पे ये जो हम वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं ये पार्लियामेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी ये सिंबल दिख रहा है तो इस वीडियो के लिए आप इसे पार्लियामेंट कंसिडर करेंगे। 1950 में हमारा पार्लियामेंट फाउंड होता है और बोलते हैं केम इनटू एग्जिस्ट। 1952 में अगर बात करें तो इसमें जो पहला सिटिंग हाउस का होता है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन तो आपको पता है 1951 में हुआ है। उसके बाद जो पहली सिटिंग होती है हमारे पार्लियामेंट की वो होती है 1952 में। 1952 में होती है फर्स्ट सिटिंग ऑफ आर पार्लियामेंट। 1954 में क्या होता है कि जो हमारे लोकसभा हैं और ये राज्यसभा हैं ये नेम्स अडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोकसभा को बोलते थे हाउस ऑफ पीपल एंड राज्यसभा को बोलते थे दी अपर हाउस, या फिर हम सेकंड चैम्बर बोलते थे इसे। तो ये जो लोकसभा राज्यसभा नेम्स हैं ये अडॉप्ट होते हैं 1954 में। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ चीज़ें पार्लियामेंट से रिलेटेड। पार्लियामेंट में एक जॉइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न है। अब ये जॉइंट सिटिंग कब होता है और जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108। ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है। अब जॉइंट सिटिंग वाली कंडीशन कब आती है, अगर कोई बिल है जिसे एक हाउस से पास कर दिया गया है, मतलब कंसिडर करिए कि लोकसभा से पास कर दिया गया और इसे भेजा गया है दूसरे हाउस में, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा या तो उस बिल को रिजेक्ट कर देती है if this bill is rejected by other house। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लोकसभा से पास करके एक बिल दिया जिसे राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, और या फिर डिसएग्रीमेंट इन केस ऑफ अमेंडमेंट। अगर कोई अमेंडमेंट है जो लोकसभा ने सजेस्ट करा है लेकिन राज्यसभा उस पर डिसएग्री करती है, या फिर 6 मंथ निकल गए, 6 months elapsed, लेकिन राज्यसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जो आपके 3 केस है ना, ये तीनों केसेस पे जब ये तीनों केसेस आते हैं तब हमें जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जॉइंट सिटिंग वाला केस यहाँ पे होता है। अब जो जॉइंट सिटिंग है इसे समन कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसे समन हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इन सब के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग को समन कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। अब जॉइंट सिटिंग के लिए हमें एक कोरम रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो कोरम है इसमें होता है कि 1/10 ऑफ टोटल एमपीज ऑफ बोथ हाउस।
जितने भी एमपीज हैं हमारे लोकसभा के, हमारे राज्यसभा के, उनके कम से कम अगर 1/10 मेंबर मतलब 1/10 मेंबर भी होंगे ना हमारे पार्लियामेंट में या जॉइंट सिटिंग के केस में, तो उसे बोलते, ये इसे हम बोलते कोरम। अगर इतने लोग रहेंगे तो जॉइंट सिटिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जॉइंट सिटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो पारित कर दिया जाएगा, वो फुलफिल होगा। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमारे जॉइंट सिटिंग के जो रूल्स होते हैं, तो क्या वो रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? नहीं। वो जो रूल्स हैं वो हमारे किस बेसिस पे चलते हैं? दीज रूल्स मतलब ये जो हमारी जॉइंट सिटिंग है, एक्चुअली दिस जॉइंट सिटिंग इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। तो ये जो लोकसभा के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये रन करता है। अब यहाँ पे और चीज़ें इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बार्स न्यू अमेंडमेंट्स इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये साफ साफ मना करता है कि जब भी अमेंडमेंट है उस केस में कोई भी न्यू अमेंडमेंट्स नहीं आ सकते हैं। कोई भी इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग कोई भी न्यू अमेंडमेंट्स हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये डिसएग्रीमेंट वाला केस है। तो जब भी जॉइंट सिटिंग हो रही है इस केस में नए अमेंडमेंट्स नहीं आ सकते हैं। बट एक्सेप्शंस, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शंस निकल के आ रहा है। 2 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अमेंडमेंट्स दैट कॉज द फाइनल डिसएग्रीमेंट, अमेंडमेंट्स दैट कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट। अगर इस केस मतलब वो अमेंडमेंट जिससे फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जॉइंट सिटिंग हुआ है, तो उसको तो हम कंसिडर करेंगे, उसको हम ले सकते हैं। एंड द अदर वन इज अमेंडमेंट्स नेसेसरी ड्यू टू डिले इन पैसेज ऑफ बिल, अमेंडमेंट्स नेसेसरी ड्यू टू डिले इन पैसेज ऑफ बिल्स। मतलब जिसकी वजह से ये बहुत डिले चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ अमेंडमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनका होना ज़रूरी है, इसलिए ये अमेंडमेंट को हम कंसिडर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम अभी तक बात करें कितनी जॉइंट सिटिंग हो चुकी है, एंड हम बोल सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट हमें 3 देखने को मिली है। एक बार 1961 जब हमारा डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था, उस टाइम पे 1960 में। देन उसके बाद है 1978 बैंकिंग सर्विस कम्युनिकेशन रिपील बिल 1977। उसके बाद है 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये सब केसेस में अब तक ऐसा हुआ है कि जॉइंट सिटिंग में द बिल वाज पास्ड। अब ये जो जॉइंट सिटिंग है ये आपके लोकसभा के लिए एप्लीकेबल है, राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल है, बट ये जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। और जो जॉइंट सिटिंग है, दिस जॉइंट सिटिंग इज़ अलाउड फॉर ऑर्डिनरी बिल, या फिर हम बात करें फाइनेंशियल बिल, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल के लिए हमारा जॉइंट सिटिंग नहीं होता है। सो देयर इज नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल और इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एंड ये जो जॉइंट सिटिंग में जानते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं, इसमें हमें चाहिए होता है सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी, ना ही हमें कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जॉइंट सिटिंग के लिए सिर्फ हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बिल को पास करने के लिए।
अब इसके बाद हम कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे राज्यसभा या लोकसभा में होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं। हमारे लोकसभा में होते हैं हमारे पास स्पीकर, और जब स्पीकर एब्सेंट रहते हैं उनको तब हमारे लोकसभा को जो हेड करते हैं वो होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। और जब डेप्यूटी स्पीकर नहीं होते हैं या दोनों ही एब्सेंट होते हैं तब यहाँ पे हमारे स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को और बनाते हैं यहाँ पे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो ये स्पीकर ही नॉमिनेट करके कुछ लोगों को बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे सीरीज चलता है। स्पीकर जनरली हमारे हाउस को प्रिसाइड करते हैं, लोकसभा को, और अगर वो नहीं होते हैं उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर, और इन दोनों के एब्सेंस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। एंड ये जो चेयरपर्सन है इन्हें नॉमिनेट करते हैं स्पीकर फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। सिमिलरली अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो प्रिसाइड करते हैं वो है हमारे चेयरमैन, जिन्हें हम एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द राज्यसभा बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये। और इनके एब्सेंस में आते हैं हमारे डिप्टी चेयरमैन, और इनके एब्सेंस में आते हैं यहाँ पे होते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो यहाँ पे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है जिन्हें हमारे चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। अब अगर जॉइंट सीटिंग हो रही है तब कौन प्रिसाइड करता है, मतलब अगर हम देखें तो जॉइंट सीटिंग जब चल रहा है दोनों हाउसेस का, लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पे हमारे पास दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो जॉइंट सीटिंग में कौन प्रिसाइड करता है, यहाँ पे करते हैं स्पीकर। और अगर ये एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्टी स्पीकर। और अगर डेप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर नहीं है, डेप्टी स्पीकर नहीं है, अब इनके बाद कौन प्रिसाइड करेगा, तो क्या हमारे चेयरमैन आएंगे, नहीं, यहाँ पर आएंगे डेप्यूटी चेयरमैन। अब चेयरमैन क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो चेयरमैन है वो है वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर है, जनरली वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे चेयरमैन नहीं आएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे। और अगर ये तीनों लोग ही एब्सेंट रहते हैं तो उस केस में आपके पास होता है एनी अदर मेंबर डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट मेंबर्स। अब इसमें जो हमारे दोनों हाउसेस में जो एमपीज हैं उनका जो भी सैलरी वगैरह है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात बोली है कि जो भी सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो सब पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा और उसी से रिलेटेड पार्लियामेंट एक्ट लेकर आता है। साथ में कोई पेंशन का प्रोविजन भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर आप एमपी बनना चाहते हैं तो आपने क्वालिफिकेशंस वगैरह देख ही लिए, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। अगर आप एमपी बनना चाहते हैं तो आपके क्वालिफिकेशंस कुछ बताए गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन से क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में है, तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वालिफिकेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है और कौन से हैं जो आरपीए 1951 में दिए हैं। अब यहाँ पे आपके संविधान में जो दिया गया है वो तो पहला है सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के लिए रिस्पेक्टिव एजेस 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, और ये आपको पता है ये लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए। उसके बाद यहाँ पे है ओथ लेना होता है, ओथ है इनके पास। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। आरपीए 1951 में बोला गया है इलेक्टर होना चाहिए इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू आउट इंडिया। सो इसमें बोला गया है इलेक्टर होना चाहिए इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू आउट इंडिया। सो ये है आपका पहला बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन जो कि आरपीए में दिया गया है। अगर वो SC ST के सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं देन वो जो इलेक्टर है उन्हें भी SC ST होना चाहिए अगर वो इस सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले डोमिसाइल के भी क्राइटेरिया था बट अब वो रिमूव कर दिया गया है। डिस्क्वालिफिकेशंस भी आपके कुछ बताए गए हैं, हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके भी बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि हमने लोकसभा के बारे में भी, अभी एक्चुअली पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसमें मेजॉरिटी, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हर चीज़ के बारे में देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं।
यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आपके एक तो जो हमारे लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द हाउस में बोल सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस और प्रेसिडेंट, इन दोनों के पास पावर्स हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन एक में प्रेसिडेंट के पास आपके पावर दिया रहता है और एक है 10th शेड्यूल के अंदर जिसमें स्पीकर के पास रहता है। तो अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आरपीए एक्ट 1951 में के अंडर आ रहा है, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड यहाँ पे ये बाइंडिंग होता है। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन आपका आता है 10th शेड्यूल के अंदर। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पे आपके लोकसभा में अगर एंटी डिफेक्शन हुआ है तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं स्पीकर, और अगर आपका राज्यसभा में हुआ है तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं चेयरमैन। अब इसमें काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 102 क्लॉज 1, अब ये जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 है, इस केस में आपके क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है। पहला है कि वो सिटीजन नहीं है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब एमपी से। अगर वो ऑफ अनसाउंड माइंड है, इस केस में अगर इन डिस्चार्ज्ड, insolvent, and then office of profit under union or state, office of profit। अब आरपीए एक्ट के अंदर भी दिया हुआ है। आरपीए एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस है, इसमें है कि हैड सम इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें एमपी का कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, या फिर किसी कंपनी में जिसमें 25% से ज़्यादा का शेयर गवर्नमेंट के पास है, उसमें उसका वो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं या फिर वहाँ के डायरेक्टर हैं, इस केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप करप्शन या फिर डिसलॉयल्टी टू स्टेट, ये सारी चीज़ें शो करते हैं, इस केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड लास्ट है यहाँ पे, इफ़ द एमपी डिड नॉट फाइल इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम, जो भी इलेक्शन के खर्चे हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट, मतलब जितना टाइम दिया जाता है वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस में भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यहाँ पे हमने डिस्क्वालिफिकेशन के दो चीज़ें देख ली हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है डिस्क्वालीफाई करने का इन दोनों केसेस में, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन कमीशंस एडवाइस। अब हमारे पास आया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है इसको ऐड किया गया है बाय 52nd अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 52nd अमेंडमेंट से हम लोग 10th शेड्यूल को ऐड किए हैं, और ये जो 52nd अमेंडमेंट से यहाँ पे जो पावर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास दी गई है कि जब भी हमारे एमपी डिफेक्शन शो करते हैं तो उसको कर्टेल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास पावर दे दी गई है जिससे वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, अब उन प्रोविजंस को देखते हैं। कब किस केस में हमारा ये डिफेक्शन लॉ लगता है, और मतलब एंड ये एक्चुअली डिफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसे। अब यहाँ पे पहला है, अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और वो कोई इंडिपेंडेंट है पहले से, लेकिन इलेक्शन के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इफ़ एन इंडिपेंडेंट एमपी ज्वाइंस पार्टी, एनी पार्टी। उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड है, अब हम जानते हैं कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं, तो अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी है उसको पार्टी ज्वाइन करना है, नॉमिनेट किया गया है, लेकिन उनको होता है कि वो विद इन 6 मंथ्स करना चाहिए, बट वो विद इन 6 मंथ्स ना करके वो जो नॉमिनेटेड एमपी है वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, इस केस में आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आते हैं, और आप डिफेक्शन के मतलब उन्होंने डिफेक्शन किया है तो उन पे ये उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर हमारे पार्टी के जो एमपी है रिजाइंस फ्रॉम पार्टी, या विप फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आपका जो पार्टी है उन्होंने जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया है, विप लिया है,
या डिसओबे शो किया है, देखिए अगर आपके पार्टी के लीडर ने कोई विप इशू करा है तो उसी को अग्री करना, सबकी उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको उस पर अग्री करना होता है। अगर वो डिसएग्री करते हैं या डिसओबे करते हैं, इन दैट केस आपको रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर 10th शेड्यूल। एंड देन और भी रीजंस हैं जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम बीइंग एमपी। if you are convicted for bribery offense plus more than 2 years of jail, social crimes etc. अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलते हो, क्या उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ? नो, इसमें है अगर आप इफ एन एमपी स्पीक्स अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी, बट ये अलाउड है, इस केस में आपको 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। सो ये चीज अलाउड है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो भी हमारे हाउसेस में फॉलो होती हैं उनको आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 4 तरीके की मेजॉरिटी है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के बाद आया इफेक्टिव मेजॉरिटी, एंड देन हमारे पास है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड देन लास्ट में है आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक और इजी और मोस्ट फॉलोड मेजॉरिटी हमारे पास है सिंपल मेजॉरिटी। इसमें एक सिंपल सा रूल है, बस 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमारे हाउस में इन केस मान लीजिए 550 मेंबर्स हैं। अब इन 550 में आपके पास मान लीजिए कि 10 लोग एब्सेंट हैं, बचे कितने? 540, और ये 540 में से भी 10 लोग वोट नहीं कर रहे हैं, तो कितने हो गए? 530। अब ये 530 हैं जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। अब इसमें क्या बोला सिंपल मेजॉरिटी में? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर इसका 50% मतलब डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 530 डिवाइड बाय 2, अगर इतने वोट्स आपको मिल जा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपको इतना वोट्स मिल रहा है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये आपका हो गया सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बस एक डिफरेंस है। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखें तो इसके अंदर है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप मतलब हाउस का जितना स्ट्रेंथ है उसका 50%। हाउस का स्ट्रेंथ कितना है? 550 डिवाइड बाय 2, बस इतना चाहिए आपको। इसमें ये 50% वाला हो जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इफेक्टिव में होता है 50% ऑफ द देन स्ट्रेंथ ऑफ द देन स्ट्रेंथ। अब इस देन का मतलब क्या होता है? इसमें होता है जितना भी टोटल स्ट्रेंथ है माइनस वैकेंसीज। वैकेंसीज को माइनस कर दें और हमारे पास जितना भी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसको कंसीडर करें तो वो हो जाता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर आप मान लीजिए जैसे हमने बोला यहाँ पे 540 हमने यहाँ पे 10 वैकेंसीज माइनस करी, 10 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला देखा। इसमें देखें अगर टोटल स्ट्रेंथ है 550, जिसमें से हमने मान लीजिए इजी के लिए 10 वैकेंसीज माइनस कर दी। अब बचे कितने? 540, तो 540 डिवाइड बाय 2 आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। एक तो है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग।
मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग आपको पता है कि हमने यहाँ पे बोला 540 लोग प्रेजेंट थे, 10 लोग एब्सेंट थे। अब उसके बाद उन 10 लोगों 540 में से भी 10 लोग वोट नहीं कर रहे हैं, मतलब 530 है जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो इसका 2/3 मतलब 530 इंटू 2/3। अगर हम ये देखें तो इतना स्ट्रेंथ जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतना अगर आपको मिल रहा है तो ये स्पेशल मेजोरिटी में है। लेकिन इसके साथ आपका एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी आता है, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपने देख लिया है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, तो ये हो गया पहली तरीके की स्पेशल मेजोरिटी। एक और स्पेशल मेजोरिटी है हमारे पास जो हम लोग प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए फॉलो करते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए है। आर्टिकल 61 में दिया हुआ है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप इन ईच हाउस। अब इसमें 50% नहीं है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, और वो दोनों हाउसेस में चाहिए होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, 2/3 ऑफ 550। ये हो गया हमारा सेकंड तरीके का स्पेशल मेजोरिटी। और एक बस सिंपली ये होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस यही एक होता है जो थर्ड तरीके का है, मतलब इसमें दोनों कंडीशंस नहीं होती है। तो जो थर्ड तरीके का आपका है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, उसमें सिर्फ एक कंडीशन है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपका मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 249, जब हम यहाँ पे राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में से कोई भी आइटम पे लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमने कवर कर लिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।